नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन सोल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स का, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। सीजीएल 2022 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और अगर आप सीजीएल 2024 या फिर एसएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको मैथमेटिक्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस अप्रोच को एग्ज़ामिनेशन हॉल में अप्लाई करके आप क्वेश्चन को कम समय में सोल्व करके अपना समय बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, यदि एक त्रिभुज के कोण इतना डिग्री है तो 2x का मान क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और ये बराबर किसके दे दिया गया है, ये यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन दे दिया गया है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 9 10x प्लस में कितना हो जाएगा, 96 में से 46 जाएगा तो ये 50। अब यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो 10x बराबर में कितना हो जाएगा 130, यानी कि अगर हम x बराबर निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 डिग्री। और x बराबर 13 डिग्री आ गया तो हमसे 2x का मान पूछा जा रहा है तो 26 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इसको सरल करने पे कितना मान आएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर a का पावर p है गुना a का पावर यहाँ पे q है, फिर गुना a का पावर अगर r है, ऐसे कितना भी एक्सप्रेशन रहे गुना में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पे आधार सेम है और ये एक्सप्रेशन गुना में दिया हुआ है तो इसका ये जो पावर होता है वो आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, a का पावर p प्लस q प्लस r, ये हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबका यहाँ पे बेस क्या है, x है, यानी कि सेम है, और ये एक्सप्रेशन गुना में दिया हुआ है। तो यहाँ पे पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 9 और 5 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा पॉजिटिव में, और निगेटिव में कितना हो जाएगा 4 और 6 10, यानी कि यहाँ पे बच गया क्या 4, यानी कि यहाँ पे x का पावर ये 4, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या है। तो ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई में 2, ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर इतना यानी कि 10 5 और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे आप चाहे तो 100 मान करके भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज इसको सक्सेसिव इंक्रीज पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 को एक साथ ले लूँगा और फिर उससे जो सक्सेसिव इंक्रीज आएगा उसको अगले वाले के साथ में लेकर के मैं इसको सोल्व करूँगा। सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि पहला a% है, दूसरा b% है, तो सक्सेसिव इंक्रीज क्या हो जाता है, a% प्लस b% प्लस a इंटू b% में बट्टा में 100, ये हो जाता है सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम पहले लेते हैं 10 और 15 को, 10 और 15 को आप किसी को भी ले सकते हैं पहले। तो 10 और 15 को लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा 25 प्लस 10 गुना में 15 बट्टा में 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा तो 1.5 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 26.5% तो इससे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 26.5 यहाँ पे ये हो गया। अब बच गया है 5%, तो 5% का भी इंक्रीमेंट अगर लगाएंगे तो 26.5 प्लस 5 प्लस 26.5 गुना में 5 बट्टा में 100, ये हो जाएगा। हमें सोल्व करके आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो 26 और 5 31.5%, तो यही हो गया, प्लस यहाँ पे हमसे ये कुछ और परसेंटेज में मिलेगा, जो भी पॉइंट में हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला, अब यहाँ पे जो भी परसेंटेज मिलेगा, देखते हैं कि यहाँ पे एक
पॉइंट पहले से ही है और नीचे 2 जीरो है। अब यहाँ पे क्या है कि अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 अंक के पहले और पॉइंट आएगा, यानी कि मेरा पॉइंट कितना आएगा 3 अंक के पहले, यानी कि ये तो 1 से कम ही आएगा, 1% से कम ही आने वाला ये है। तो अगर हम 31.5 में 1% से कम अगर जोड़े तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 32% पॉइंट समथिंग जा सकता है। 34 यहाँ पे जाएगा नहीं, 36 यहाँ पे जाएगा नहीं, और ये 30 तो पहले ही यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, पूरा सोल्व करने से बच सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे अगर है और इस त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये सर्कम सेंटर हमसे पूछा जा रहा है, सर्कम रेडियस पूछा जा रहा है। तो परिवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, r बराबर में अगर a उसकी भुजा है तो a बट्टा में क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। तो एक जगह पे अगर हम क्या रखते हैं 12 रखते हैं और बट्टा में √3 रखते हैं, तो इसको जब कट करेंगे तो 4√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि उस संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात, यानी कि HCF और LCM का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, और जिनका लघुत्तम इतना दे दिया गया है और संख्याओं का गुणनफल इतना दे दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, अगर मान लेते एक संख्या A है दूसरी संख्या B है, तो इसका गुणनफल क्या हो जाता है, HCF गुना में LCM हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो अब यहाँ पे इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो संख्याओं का गुणनफल के जगह पे कितना दे दिया है, 384 बराबर HCF कितना दे दिया है, HCF यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है और LCM दे दिया गया है 48, यानी कि 48, और मान लेते हैं HCF क्या है मेरा x है। तो अगर हम यहाँ पे x निकालना चाहें यानी HCF निकालना चाहें तो ये यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिवाइड कैसे करेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हम 2 अंक को देखें तो ये 38 है और ये 48 है, तो ये एक बार में तो जाएगा नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे हम देखें कि एक बार में नहीं जाएगा, तो अब हम यहाँ पे माइंड क्या लगाएंगे कि 8 को किससे हम गुना करें कि लास्ट में 4 आ जाए। तो 8 को हम 8 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 × 64 हो जाएगा, और 48 को अगर आप 8 से गुना करते हैं तो 384 एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम समझ गए कि x बराबर में क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि HCF मेरा क्या आ गया, 8 आ गया, और LCM कितना दे दिया गया है, 48 दे दिया गया है। तो 8 और 48 का यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, 1:6, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके समय 5 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड 2 सेकंड जो भी है वो बचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई तालिका, 1 मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले, तो S3 से सर्वेक्षण में कितना भाग ले रहा है, 400, और राज्य S4 से, तो S4 से कितना है, 500। इसका रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि तालिका के आधार पर, यहाँ पे तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, और यहाँ पे दे दिया गया है प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंक है, और उसमें परसेंटेज ये प्राप्त किया है सब यहाँ पे ABCD जो भी छात्र हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक है, यानी कि सब विषय में 100 मार्क्स है, तो 80% अगर लाना है तो 80 मार्क्स हर एक विषय में लाना होगा। अब जिस बच्चे का हर एक विषय में 80% या फिर उससे अधिक होगा, उसी का हमसे यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है कि कितना बच्चा है। तो अगर हम A का देखते हैं तो सब में 80% ये लाया है, उससे ज़्यादा लाया है। B में देखते हैं तो ये भी लाया है। C में देखते हैं तो ये C क्या है, गणित में 80% नहीं ला पाया है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। D में अगर देखते हैं तो ये भी 75 ही लाया है, ये इसको भी नहीं लेंगे। E का देखते हैं तो ये भी नहीं लाया है, ये रसायन में और भौतिकी में 75 लाया है, ये नहीं होगा। अब F को देखते हैं तो ये सब विषय में 80% से ज़्यादा लाया है। तो हमारे पास यहाँ पे
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, कितना बच्चा हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे साइन 30, साइन 40, साइन 50 और साइन 60 और नीचे में कॉस 30, कॉस 40, कॉस 50, कॉस 60 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन 30 और कॉस 60 ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। साइन 30 और साइन 60 आपस में कैंसिल हो जाएगा। साइन 40 और कॉस 50 कैंसिल हो जाएगा। साइन 50 कॉस 50 से कैंसिल हो जाएगा। साइन 60 साइन 30 से कॉस 30 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 1। यहाँ पे क्या होता है कि साइन, अगर यहाँ पे साइन अल्फा प्लस, अगर साइन ए बराबर में कॉस ए, साइन ए बराबर में कॉस ए हो जाता है। अगर यहाँ पे ए प्लस साइन ए बराबर में साइन बी हो जाता है, अगर ए प्लस बी बराबर में क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि साइन ए बराबर में कॉस बी हो जाता है, कब, जब ए प्लस बी बराबर में क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो साइन यहाँ पे 30 और कॉस 60 बराबर हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 मिलके 90 हो रहा है। तो इसी तरीके से सब यहाँ पे 90-90 जिसका भी पेयर बनेगा वो अपना कैंसिल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी एक कार्य को अलग अलग 10, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क देख लेंगे इस टाइम से और इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो वर्क अगर देखते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 पूरा टोटल वर्क हो गया। अब अगर ए का इफ़िशियंसी देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 चौको 40। बी का देखते हैं तो 2 और सी का देखते हैं एफिशिएंसी तो 1। अब बोल रहा है कि यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, यानी ये क्या कर रहा है कि ए पहले 2 दिन काम कर रहा है। ए क्या कर रहा है, पहले 2 दिन काम कर रहा है, फिर उसके साथ में बी और सी क्या हो जा रहा है, तीसरा दिन काम करने आ जा रहा है। यानी कि 2 दिन ए अपना काम किया अपने इफिशियंसी 4 से, प्लस तीसरा दिन क्या हुआ, 1 दिन के लिए ये तीनों आपस में मिल गया, यानी कि 7 इफिशियंसी। तो अगर हम देखें तो ये 3 दिन में, ये पूरा को कितना दिन हो गया, 3 दिन में ये कितना काम हो गया, 8 और 7 15, यानी कि 3 दिन में पूरा 15 काम हो गया। अगले 3 दिन में भी 15 काम होगा तो 6 दिन हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा और पूरा काम कितना हो जाएगा, 30। अब हमारे पास कितना काम बचा है, 10, क्योंकि 40 काम यहाँ पे पूरा हमें करवाना था। 10 काम बचा है। अब 10 काम को फिर ए क्या करेगा, 2 दिन करेगा। तो 10 में यहाँ पे 2 दिन करेगा ए, तो 8 काम करेगा। तो जबकि हमारे पास बचा है कितना, 10, तो 8 काम यहाँ पे हो गया। अब टाइम हमारे पास कितना हो गया, पूरा टोटल पहले 6 दिन, 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 6 दिन और 2 दिन यहाँ, 8 दिन पूरा हो गया मेरे पास, 8 दिन। अभी और टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास 2 यहाँ पे काम बचा हुआ है। अब 2 काम को कौन करने आएगा, ये तीनों मिलके करने आएगा। तो तीनों मिलके अपने साथ इफिशियंसी से करने आएगा, तो 2/7 ये होगा। तो 8.2/7 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि वो इस वृत्त का केंद्र है। मान लेते हैं कि एक वृत्त है और वो इसका केंद्र है। अब बोला जा रहा है कि P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। तो हम मान लेते हैं ये P है और ये Q पे क्या है, स्पर्श कर रही है। अब बोल रहा है कि PQ बराबर 24, ये दे दिया है 24, और OQ, ये OQ जो है ये दे दिया है कितना, 10। यहाँ पे ये 10 दे दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है OP कितना होगा, ये OP का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखा ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब ये क्या बन गया, P, यहाँ पे PQO जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये लंब कितना हो गया 24, आधार कितना हो गया 10। तो 24 और 10 हमारे पास दिया हुआ है, कर्ण हमसे पूछा जा रहा है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर हो जाता है, 26 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो 10, 24 और 26 यहाँ पे ट्रिपलेट होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये 26 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इतना, यहाँ पे
1.6 3.6 के बीच का मध्य अनुपाती। अब हम जानते हैं कि मध्य अनुपाती क्या होता है कि अगर हमारे पास ए है बट्टा में बी है बराबर में बी बट्टा में सी है, तो ये है पहला अनुपाती, ये है दूसरा अनुपाती और ये है तृतीय अनुपाती। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें तो बी स्क्वायर बराबर में ए सी हो जाएगा। तो अगर द्वितीय अनुपाती निकालना हो यानी कि मध्य अनुपाती निकालना हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर में अंडर रूट ए और सी। और अगर हमारे पास ये तृतीय अनुपाती निकालना हो, सी निकालना हो, तो वो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा में ए हो जाएगा। तो बस इसी दोनों फार्मूला का यहाँ पे यूज किया गया है। यूज करके इसको क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 1.6 इंटू में 3.6। अब इसका हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे अनुपात पूछा जा रहा है तृतीय अनुपात 5 और 8 का, तो 5 और 8 का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए, तो ये 8 गुना 8 बट्टा में 5 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 16 का कितना निकलेगा 4 और ये 36 का 6 और ये 100 का क्या निकलेगा 10 अनुपात 8 गुना 8 बट्टा में 5। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 2 बार में और ये 3 बार में और ये फिर ये 2 बार में, तो 3:16 यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो अगर हम देखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू रख कर के भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है। तो साइन 30 माइनस साइन 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में साइन 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को क्रमशः 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे एक रेशियो जानते हैं हम लोग कि MP बट्टा में क्या होता है CP। इसका रेशियो आप समझ लें क्या कैसे निकलता है, MP और CP। क्योंकि यहाँ पे मैंने MP क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे छूट की बात कही जा रही है और जब भी छूट दिया जाता है तो MP पे दिया जाता है, यानी कि मार्क्स प्राइस पे दिया जाता है। और लाभ की भी बात कही जा रही है तो लाभ किस पे मिलता है, हमारे CP पे मिलता है लाभ। इसीलिए हमने यहाँ पे MP यानी मार्क्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना यहाँ पे उचित समझा। तो यहाँ पे MP और CP का रेशियो कैसे निकालते हैं, MP निकालना है तो यहाँ पे 100 में आप प्लस कर दीजिए परसेंटेज जितना लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लाभ हुआ कितना 44%। अब CP निकालना है तो 100 में से आप घटा दीजिए कितना, जो भी छूट दिए हैं। तो छूट यहाँ पे 10% और 20% का क्रमिक यानी कि सक्सेसिव छूट मिला है। तो 10% और 20% का सक्सेसिव छूट कितना हो जाता है, अगर आप ध्यान दें तो 28% हो जाता है, क्योंकि सक्सेसिव छूट का निकालेंगे तो क्या 10 और ये प्लस 20 यानी कि 30 हो जाएगा। और उसमें से माइनस क्या होगा, 10 गुना 20 बट्टा में 100 यानी कि 2 उसमें से माइनस हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो अगर आप इसका रेशियो निकालते हैं तो ये 144 बट्टा में 72 यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा मेरा 2:1 आ जाएगा यहाँ पे MP और CP का रेशियो। तो अब हम सुविधा के लिए इसको 200 समझ सकते हैं और इसको 100 समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसी वस्तु को 15% की छूट पे बेचा जाए, तो 200 का 15% छूट अगर दिया जाता है तो कितना रुपया छूट मिल जाएगा, 30 रुपया, यानी 170 में उसको बेचना है। अब यहाँ पे 100 का चीज़ था 170 में बेच दिया तो उसको फ़ायदा कितना हो जाएगा 70%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक यदि समरूप त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल इतना है तो यहाँ पे EF बराबर A सेंटीमीटर है, तो BC का मान पूछा जा रहा है। तो अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर जो भी दिया हो तो उसका जो ये होता है रेशियो होता है उसके भुजाओं का। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है
उसके भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक्स बटा वाई हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। तो एक्स किसका है, ए बी सी के बराबर का है, और वाई किसका है, यहाँ पे डी ई एफ के बराबर का है। अब बोला जा रहा है कि ई एफ बराबर में ए है, ई एफ यानी कि यहाँ पे वाई बराबर में ए दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है बी सी, यानी कि एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो जिसका मान दिया हुआ है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसका पूछा जाता है उसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स बट्टा में वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ए दिया हुआ है ये किसके लिए दिया हुआ, वाई के लिए दिया है, और पूछा किसके जा रहा है, एक्स के लिए। तो ये ए एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा, वाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। यानी कि कोई मान लेते हैं ये डी है, इसको ये चलाते हुए बी प्लस सी, क्या है बी प्लस सी हमने क्यों लिखा, क्योंकि धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा में क्या, ये बोट यानी कि नाव की चाल हमने बी मान लिया, और सी यहाँ पे करंट की चाल मान लिया। ठीक, तो अब यहाँ पे धारा की जब भी दिशा में ये धारा चल रही है और इसी में नाव को भी लेके जाना है, तो क्या होगा कि धारा के साथ ये नाव क्या होगा, तेजी से बहने लगेगा। इसीलिए धारा की दिशा में जब भी चलता है तो प्लस होता है। और अगर वहीं ये धारा चल रही है ऐसे इधर, और अगर इधर हमें नाव लेके जाना है, तो क्या होगा, नाव की जो भी स्पीड होगी वो घटेगी, उसमें से क्या, करंट की स्पीड, क्योंकि करंट थोड़ा थोड़ा इस पर जोर लगाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो ये बात समझ गए। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, तो बी प्लस सी से जो जा रहा है तो उसको 9 घंटा लग रहा है, और अगर वही डिस्टेंस अगर बी माइनस सी से जा रहा है तो उसको 18 घंटा का समय लग रहा है। अब हम कह सकते हैं कि जो बी और सी का जो स्पीड है वो क्या है, बी माइनस सी के स्पीड के 2 गुना है। ये तो कह सकते हैं क्योंकि टाइम यहाँ पे 2 गुना लग रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी बट्टा में बी माइनस सी बराबर में क्या है, 2 बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको बी और सी का रेशियो निकालें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा करके, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या कहता है कि एक बार ऊपर में नीचे वाले को जोड़िए, यानी कि ये अंश जो है उस अंश में हर को जोड़ना है। तो बी प्लस सी में बी माइनस सी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2b आएगा। तो 2b को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 2b बट्टा में, अब यहाँ b प्लस सी में b माइनस सी घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2c। अब बराबर में क्या हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास क्या आ गया, b बट्टा में c बराबर में कितना आ गया, 3 बट्टा में 1। अब हम कह सकते हैं कि b का रेशियो, b जो है बोट की चाल यानी कि नाव की चाल है, उसका रेशियो अगर 3 है तो c यानी करंट की चाल क्या है, 1 है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि b प्लस सी मिल के 2 आ रहा था, और यहाँ पे b सिर्फ आ गया 3। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये ना जो कि रेशियो है, रेशियो हमेशा चेंज होते रहता है, रेशियो कोई फिक्स नहीं रहता है। b प्लस सी मान लेते हैं, b प्लस सी मिल के 2 है, तो इसका मान लेते हैं 2 का वैल्यू 20 हो जाए, और ये क्या है, b का मान लेते हैं 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, 6 ही हो जाए। तो ये तो हमेशा चेंज होते रहता है, रेशियो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो अब हमारे पास ये आ गया, ये बात समझ गए इतना कि ये चेंज होते रहता है। तो अब हमारे पास क्या बोला गया है कि शांत जल में समान दूरी के 3/5, अब हमें दूरी भी निकालना है। अब हम ध्यान रखेंगे कि बी और सी का रेशियो हमारे पास ये रह गया। अब इसको थोड़ा रफ करूँगा मैं, बी और सी का रेशियो कितना आ गया था, 3/1। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है। तो वेलोसिटी अगर देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 हमारे पास इक्वेशन दिया, एक 9 घंटा वाला और एक 18 घंटा वाला। टाइम का इक्वेशन तो 2 ही दिया है, तो हम किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी देखें यहाँ पे नाव की दिशा में, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में बी प्लस सी मिलकर कितना हो जाएगा, 4 गुना टाइम कितना लग रहा है, 9। ये मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया। अभी इस टोटल डिस्टेंस के 2/5 यहाँ पे कितना, टोटल डिस्टेंस के 3/5 भाग यहाँ पे बोला गया है। तो टोटल डिस्टेंस का 3/5 भाग को किस वेलोसिटी से करवाना है हमें तय, शांत जल में नाव से, शांत जल में नाव के द्वारा चलाया जाता है। तो नाव का कितना वेलोसिटी है,
3 रेशियो है, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, हाँ 3 और 3 क्या हो गया, कट गया। उसके बाद में क्या हमारे पास बच गया, 9 चुका 36/5। तो अब 36/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 7.2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने का क्या, सिंपल ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दीजिए और एक अंक के पहले आप दशमलव लगा दीजिए। तो 76 यह हो गया 36 दूना 72 हो गया। 72 को एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो ये 7.2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत कितना दे दिया है, 19। अब बोला है बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों का अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 ले लिया गया, तो नया वास्तविक औसत क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 14-15 के बजाय 18-19 ले लिया गया, यानी कि 2 लड़का का जो नंबर था 14 + 15, यानी कि उसको जोड़ना चाहिए था 29, लेकिन वो जोड़ दिया कितना, 18 और 19, यानी कि वो जोड़ दिया कितना, 37, यानी टोटल ज़्यादा जोड़ा कितना, वो 8। अब ये 8 जोड़ा कितने पे, तो ये 25 पे, क्योंकि अगर ये 8 क्या है, माइनस होगा, 8 ओरिजिनल में से क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे हमसे औसत पूछा जा रहा है, तो औसत निकालने के लिए जितना संख्या बच्चों का है उतना तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने का सिंपल यहाँ पे रूल क्या होगा, गुना 4 कर देंगे दोनों तरफ, और 2 अंक के पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो 18 8 चौका 32 यहाँ पे आ जाएगा, और 32 2 अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, लग जाएगा। तो 0.32 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा ओरिजिनल में से। तो 19 में से 0.32 अगर माइनस करेंगे तो 18.68 इसका ओरिजिनल क्या हो जाएगा, औसत इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पे के हो जाएगा, के एक ऋणात्मक गुणन संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, इस प्रकार है कि इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, के + 1 में के बराबर में -2। तो जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन में -2 आता है तो क्या होता है कि ये इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर ये +2 रहता तो यहाँ पे +1 होता। तो अब यहाँ पे क्या है कि के का मान हमारे पास -1 रख के इसको सोल्व करना है। तो जैसे ही हम के का मान -1 रखेंगे तो ये क्या, 1 प्लस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और फिर -2 बट्टा में 1, फिर -1, फिर -5। तो अब ये क्या हो जाएगा, -5 बट्टा में -5। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इतना को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 8 से भाग देने का रूल क्या होता है कि 8 से कोई भी संख्या तब डिवाइड होती है जब उसके अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से डिवाइड हो। तो हम क्या करते हैं कि पूरा को न डिवाइड करके इसके 3 अंक पे ही काम कर लेते हैं। तो 3 अंक इसका अंतिम क्या है, 127 है। और अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 से डिवाइड करने के बाद में शेषफल क्या देगा, 7 देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 15 से कटेगा ये, तो 15 × 8 = 120 होगा, तो 7 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो अर्धगोला है और शंकु है, ये क्या है, 3D फिगर है। 3D फिगर से 3D फिगर यहाँ पे बनाना है। तो ध्यान रखेंगे कि 3D फिगर में से अगर 3D फिगर बनता है तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है बराबर होता है, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों का वॉल्यूम अगर हम देखें तो अर्धगोला का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr³ यानी कि 4 का क्यूब, बराबर में यहाँ पे वृत्त का क्या होता है, 1/3 π, और r² इसका कितना हो जाएगा, ज्ञात ही करना है। और यहाँ पे h बराबर में कितना दे दिया है, 72। तो अब इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये π/3 से ये π/3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 36 बार में कैंसिल होगा। अब यहाँ से r² बराबर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब यानी कि 64 बट्टा में ये कितना हो जाएगा, 36,
यानी कि ये आर बराबर अगर निकाले तो 8 में क्या हो जाएगा 6, यानी कि फिर से इसको अगर कटेंगे तो 4/3 हो जाएगा। यानी कि इसका जो ये 4/3 होगा इसका रेडियस, तो 4/3 को अगर फिर से डिवाइड करेंगे तो 1.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, यानी कि रेट कितना है 25% और टाइम कितना है 6 वर्ष। तो टोटल अगर यहाँ पे हम ब्याज देखें तो कितना हो जाएगा 25 छक 150% हो जाएगा ब्याज। तो बोल रहा है कि उधार दी गई जो राशि है उससे 360 रुपया अधिक हो जाता है। तो ब्याज क्या है कि 360 रुपया अधिक है, किससे, उधार दी गई राशि से। अब यहाँ पे ब्याज हम देखें तो हमारे पास 150% आया, और हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जब भी परसेंटेज की बात हो तो हम वहाँ पे टोटल क्या मान लेते हैं कि 100% वहाँ पे टोटल रहा होगा। तो यहाँ पे ये टोटल क्या है, मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे 100% रहा होगा, और यहाँ पे ब्याज हमें कितना मिल गया 150%, यानी कि हमें ज़्यादा कितना मिला 50%, और इस 50% के लिए हमें कितना दे दिया है 360 रुपया। तो अगर 50% के लिए 360 रुपया है तो हमें 100% यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, तो 100% क्या हो जाएगा 50% के लिए 360, तो 100% के लिए 720 उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे DI का सवाल है। पूछा जा रहा है कि दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बोला केरल द्वारा स्टील के उत्पादन का केंद्रीय कोण क्या है। तो केरल का है, केरल यहाँ पे येलो से है, यानी कि ये 200 के लिए हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो ये पूरा जो वृत्त है ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री का रहता है। तो 360 डिग्री कितने के लिए है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 240 और 160 ये कितना होगा 400, और 400 और ये 400 800, 8 और 2 1000, यानी कि 1000 के लिए दिया गया है ये 360, और हमें निकालना कितने के लिए है केरल का, यानी कि 200 के लिए। तो इसको अगर कट करेंगे तो ये 5 और ये 72, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि यदि x + 1/x बराबर में इतना है तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, यानी कि 2 बार हमें स्क्वायर करना है। तो अब हम यहाँ पे x² + 1/x² निकालें तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा a² - 2। अगर ये a है तो a² - 2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 दूना 50, 50 में से 2 जाएगा 48, ये 48 हो जाएगा। अब हमें 4 तक जाना है तो इसको फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x का पावर 4 + 1/x का पावर में 4 बराबर में 48 का स्क्वायर आपको ध्यान होना चाहिए 2304 होता है। 2304 में से फिर से हमें 2 माइनस करना है तो 2302 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है कि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना है। तो अब ध्यान देंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वहीं तो हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो यानी कि यहाँ पे हमें सीधा सीधा प्रॉफिट न कह के यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप में हमसे कहा गया है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1200, यानी कि 1200 हमारे पास प्रॉफिट है। और ये यहाँ पे आगे दे दिया कि लाभ 15% है, यानी कि कहने का मतलब ये 1200 ही तो 15% के लिए है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि CP, अब यहाँ पे परसेंटेज का है तो मैं फिर बोलूँगा कि 100% पूरा मानेंगे। तो CP यहाँ पे अगर 100% है तो लाभ उसमें 15% ऐड कर देंगे तो 115% मेरा क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे 115% बराबर ही पूछा जा रहा है, 15% के लिए यहाँ पे 1200 दे करके। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 15 से ये 8 बार में कटेगा, और 115 को हम 8 से गुना करते हैं तो 9200 यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको गुना करने का भी क्या तरीका है कि आप पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे 100 से गुना कर लीजिए 8 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8000 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 100 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा। उसके बाद में प्लस में 15 से आप गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पे 1200 हो जाएगा। तो 8000 और 1200 कितना हो जाएगा 9200, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जो भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस 25 क्वेश्चन का हमने आपको सॉल्यूशन बताया। मैंने बताया कि किस तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स को और किस किस अप्रोच को आप लगा सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।